दोपहरकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। परम बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए हम अपना गीत शुरू करते हैं। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नीति मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। तो आज दोपहरकालीन सत्र में पुनः सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे बीच गुजरात से आदरणीय पाठक भाई जी, डॉक्टर पाठक भाई जी और सुनीता दीदी जी उपस्थित है। दोनों का है पूरे उत्सव पारा परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। परिचय के क्रम में जो हमारे यहाँ आदरणीय सुनीता दीदी जी का परिचय, दीदी जी ने एमए राजनीति में किया है, एलएलबी किया है, रिसर्च ऑफिस रूप में सौमई में मुंबई में काम किया है। भोपाल में बरकतुर यूनिवर्सिटी में भी प्रोजेक्ट पर काम किया है और राजस्थान में चेतना विकास मूल्य शिक्षा की इंचार्ज भी रही है। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है और दर्शन अधिक स्पष्टता है। आपका यूट्यूब में हम लोग जो मानव व्यवहार दर्शन भी सुनने को मिला और स्तुति में भी, तो बहुत ही जीने के प्रति निष्ठा, दर्शन के प्रति और हमेशा पूरकता के लिए तैयार, प्रेरणा के लिए बहुत बहुत सहज सरल व्यक्तित्व है। दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दीदी जी के श्रीमान जी और हमारे आगे डॉक्टर सुरेंद्र पाठक भाई का परिचय। भाई जी ने भूगर्भ शास्त्र किया, पत्रकारिता में किए, योगाभ्यास में किए, साथ ही भाषा विज्ञान में पीएचडी, 6 विश्वविद्यालय अध्यापन कराए में गुजरात में भाई जी प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है और जीवन अर्थात यूनिवर्सल करिकुलम फ्रेमवर्क या उसको पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कोऑर्डिनेटर या समन्वयक है और साथ ही लेखन में भाई जी का बहुत ज्यादा योगदान है पूरे सिलेबस बनाने में। और भाई जी की 3 बेटियां हैं, सुरमा जी, लावण्या बेटा जी और 1998 का जीवन विद्या से परिचय हुआ। और भाई जी का यदि हूँ तो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है और इतने जब मैं यूसीएफ में और भाई जी को सुनी हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शनों का पठन किया है और मतलब ये कहेंगे कि बहुत जबरदस्त पकड़ है भैया के दर्शन पर और बहुत सहज सरल व्यक्तित्व और इतने विद्वान, जैसे मैं भी जब हूँ और लोग भी, तो हमेशा पूरकता उपयोगिता के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सहयोग के लिए भाई जी कहते हैं और बहुत ही सौम्य शाली और हसमुख स्वभाव का और
ऐसा लगता नहीं कोई मिलेगा तो कि भाई जिससे पहली बार मिले, सबसे ऐसा ही उनका सहज व्यवहार होता है कि हम जन्मों से भैया जी के और दीदी जी के संबंधी रहे हैं। मैं बहुत आदर के साथ आमती हूँ आदरणीय सुनीता और आदरणीय सुरेंद्र भाई जी को। तो भाई जी मैं माइक आप दोनों को सौंपती हूँ। और भाई जी आज रखें परिवारों की परस्पर, चूंकि हम 30 परिवार उत्सव पर आकर साथ वहां जिएंगे, पांचों आयाम में बढ़ करके जो एक हमने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की परिकल्पना की है, तो 30 परिवार का तो क्या छोटे छोटे मुद्दे हो सकते हैं, हमारा कैसे तो उसी टॉपिक को लेकर परिवार में आचरण का स्वरूप क्या होगा को लेकर आमंत्रित है आदरणीय दीदी जी और डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी। तो बहुत स्वागत साथ सम्मान के साथ मैं करती हूँ आप दोनों को। सत्र की शुरुआत जो है ना सुनीता से कर रहे हैं। सुनीता जो है ना परिवार का स्वरूप और परिवार में मूल्यों की अवस्थिति को लेकर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद परिवारों की परस्परता को लेकर मैं बात रखूंगा। तो यहाँ पर परिवार के से आशय जो है मध्य दर्शन में वो ये है कि एक लक्ष्य के लिए एकत्रित लोग, है ना, वो उन सभी को परिवार की संज्ञा से मध्य दर्शन में संबोधित किया गया है। अब भी जो संकट है सारा जीने में वो यही है कि हम लोग परिवार जो है, परिवार में जो संबंध है और उनके प्रयोजन को भी नहीं समझते हैं और परिवार व्यवस्था को मानवीय जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था उसकी इकाई के रूप में भी नहीं समझते हैं। मध्य दर्शन से पहले तक तो हम सबकी स्थिति यही रहती है कि हम संबोधन में जीते रहते हैं, उनके प्रयोजन भी नहीं समझ पाते हैं और हम सबके अपने अपने कार्यक्रम रहते हैं और अपनी अपनी सबकी व्यक्तिगत अहंताएं रहती हैं। जबकि परिवार विधि में तो मध्य दर्शन के प्रस्ताव के बाद ये बात समझ में आती है कि परिवार में ना तो कोई नाराजगी की जगह होती है, परिवार में जो भी संवाद होता है वो एक दूसरे को समझने समझाने के अर्थ में ही होता है। जब तक हम परिवार के मूल उद्देश्य को नहीं समझते हैं तभी तक हम लोग भ्रमित रहते हैं और एक दूसरे से नाराजगी और एक दूसरे से मान अपमान को महसूस करते हैं। तो मध्य दर्शन के प्रस्ताव के बाद ये बात समझ में आती है कि परिवार जो है या हमारा होना ऐसे ही नहीं है। हम परिवार में जो भी भागीदारी करते हैं माता पिता के साथ एक पुत्र पुत्री के रूप में या भाई बहनों के साथ जो भागीदारी करते हैं या हम जो अपने ससुराल का परिवार है उसमें हम जो भी भागीदारी करते हैं पुत्र वधू के रूप में और अपने संतानों की माता पिता के रूप में और उन वहाँ पे भाई बहनों की जो भी देवर देवरानी या नंद कहलाते हैं वो सब भाई बहन जैसे ही होते हैं। तो इन सभी स्थितियों में जो हमारी पूरकता है वो पूरकता जो है वो मानवीयता पूर्ण आचरण के साथ ही हम उसको ठीक से निर्वाह कर पाते हैं। तो जब हम माता पिता के घर में रहते हैं तो हम वहां से सारी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, वहां पे हमारा भरण पोषण होता है। अभी भी भ्रमित स्थिति में भी हमारे माता पिता जो है संबंध के निरंतर निर्वाह का आश्वासन हमको हमारी शरीर यात्रा या उनकी शरीर यात्रा पर्यंत तक हमको मिला ही रहता है भ्रमित स्थिति में भी। तो जब हम जागृत मानव परिवारों की बात समझ पाते हैं तो इस बात को समझ पाते हैं कि एक मानव के रूप में हमारा जो भागीदारी है परिवारों में वो संबंधों के अर्थ में ही है। तो उन संबंधों के को जब हम समझते हैं तब हमको ये पता चलता है कि हम जो स्वपात्रता है उसके आधार पर ही जी करके सुखी हो पाते हैं। तो यदि परिवारों में हमारे साथ किसी का आचरण उस तरीके से नहीं है जैसी हमें अपेक्षा है तो हमको ये तो समझकर चलना ही चाहिए कि अभी समझदारी की जहाँ से अपेक्षा है वहाँ समझदारी अभी पूरी नहीं हुई है। तो फिर हमारे लिए ये कार्यक्रम बनता है कि हम उस समझदारी को पूरा करें। अभी क्या होता है हम लोग दोषारोपण में एक दूसरे के साथ लग जाते हैं और समझदारी को पूरा, ना ही हम अपनी समझदारी को पूरा करने के कार्यक्रम को पूरा कर पाते हैं, ना ही दूसरे की समझदारी को पूरा करने के कार्यक्रम को कर पाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अभी पिछले 21-22 वर्षों से जो मैं मध्य दर्शन में अध्ययन अध्यापन में लगी हुई हूँ तो मैंने उसमें अक्सर देखा है कि लोग जब भी कोई मुझसे वार्तालाप करता है तो वो यही कहता है कि मैडम आप हमारे परिवार वालों को समझा दीजिए या हमारी पत्नी को समझा दीजिए, या पति हमेशा बोलता है कि आप हमारे पत्नियां बोलती हैं कि हमारे पति को समझा दीजिए। कोई कभी ये प्रस्ताव को नहीं रखता है कि मुझे समझना है आप मुझे समझा दीजिए, है ना।
तो ये सर्वाधिक बड़ी जो दिक्कत है कि ये जो सारा प्रस्ताव है मध्य दर्शन जिसके प्रकाश में हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो इस बात को प्रस्तावित करता है कि स्वपात्रता ही तृप्ति का आधार है और इसको हम समझ पूर्वक पूरा कर सकते हैं और श्रम पूर्वक हम परिवार व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। और ये चूंकि हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं एक मानव के रूप में भी और परिवार में जो भी संबंध है उन संबंधों के रूप में भी, तो इसको पाकर के यदि हम उत्सवित होते हैं तभी वो अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। यदि हम उसको बोझ की तरह करते हैं मतलब हमारी समझ में कोई कमी है। तो अब इसको समझने के लिए बहुत ये अक्सर देखने को मिलता है परिवारों में कि लोग बाग इस तरह की बात करते हैं कि यदि वो हमसे ठीक से व्यवहार नहीं करता तो हम क्यों करें। तो क्या हमको एक प्रश्न ये बनता है कि क्या हमारा जो किसको कहते हैं जो मॉडल है जिससे हमको सीख रहे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत, वो जिनको हम मान रहे हैं, जिनके आधार पर हम कोई निर्णय ले रहे हैं, क्या वो समझदार लोग हैं? और यदि हमको लगता है कि वो समझदार नहीं है तो क्या हमको उनसे कुछ पाने की अपेक्षा रखना चाहिए? एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यदि लोगों में हमको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो भी हमारे संबंधी हैं उनमें कुछ समझ की कमी है, तो हम उसको कैसे बिना हस्तक्षेप किए हुए उनकी समझ को के लिए पूरक बन पाए और उनमें वो योग्यता स्थापित कर पाए कि वो भी संबंधों के निर्वाह में मतलब सक्षम हो। यही एक कार्यक्रम है मध्य दर्शन में और परिवारों में तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम ही है, क्योंकि परिवार जो है वो संस्कार आरोपित करने का प्रथम सोपान है, जहाँ माता के और पिता के माध्यम से परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से संतानों में संस्कार रोपण होता है। क्योंकि मनुष्य जो है वो संस्कारानुषंगी इकाई है, इसलिए परिवार की बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रहती है, अभी भ्रमित स्थिति में भी और जब हम जागृत स्थिति की जो प्रस्ताव हमारे पास है उसमें भी। तो जागृत स्थिति में हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमारा हर विचार, कार्य और व्यवहार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समस्त मानव जाति के प्रति और स्वयं के प्रति भी। तो आने वाली संतानों को संस्कारित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो जब हम परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो हमारे लिए उत्सव का कारण है या नहीं है। यदि हम उत्सवित नहीं हैं, हम श्रम को कर कर प्रसन्न नहीं हो रहे, तो निश्चित रूप से हमारी समझ में कहीं कमी है और हमको उसको पूरा करना ही होगा। तो हमारी निर्भ्रमित अवस्था और हमारा जो आडंबर विहीन व्यवहार है, जो पारदर्शिता स्वरूप है, अक्सर मैं देखती हूँ मेरे बच्चे भी मुझसे ये बात कई बार किया करते हैं कि मम्मी आप हम पे विश्वास नहीं करती हो। तो मैंने इस बात पे कई बार विचार किया कि हमारे बच्चे जो बोल रहे हैं क्या वो सही बात है। तो मैंने उसमें ये निष्कर्ष निकाला, अपने बच्चों से इस बात को संवाद में भी रखा, इसलिए मैं आपके सामने उसको शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने बच्चों से बोला कि नहीं बेटा, हम आप पर विश्वास ही करते हैं, आप हमारे विश्वास के अनुरूप प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हो। तो ये विश्वास ऐसा नहीं है कि हमारे ओर से नहीं हो रहा है, आपको भी विश्वास योग्य हमारे सामने प्रस्तुत होना है, ये परस्परता है। यदि आप नहीं हो पा रहे हो तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप किसी दिन अपने विचार, कार्य, व्यवहार से हमको ये आश्वस्त कर पाओ कि हम आपकी तरफ से निश्चिंत हो सकें। हम निश्चिंत नहीं है, इसलिए आपको बार बार हम जो ध्यानाकर्षण कराते हैं वो आपको डांटना भी नहीं है, ना ही वो आपका अपमान है। हम केवल आपका ध्यानाकर्षण करा रहे हैं जिससे आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप जी सकें। तो इस प्रकार से बच्चों का ध्यानाकर्षण हम करा सकते हैं और हम श्रम करेंगे तभी हमारे बच्चे श्रम करना सीखेंगे। यदि हमको श्रम में बोझ लगेगा तो हमारे बच्चे भी श्रम को बोझ ही समझेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो जिस प्रकार से भी परिवार में प्रस्तुत हो रहे हैं वो क्या है, हम विचार से समाधान को व्यक्त कर रहे हैं या हम समस्या के अर्थ में ही बातचीत कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम लोग ना कब अपने बच्चों में उन संस्कार को आरोपित कर देते हैं ये हमको पता ही नहीं चलता है। हम उसका एक बहुत बड़ी जो हम लोगों ने इतने सालों के प्रयासों में इस बात को पहचाना है कि हाँ, जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके सामने बहुत अच्छे से प्रस्तुत होते हैं, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं और जैसे ही वो घर से बाहर जाता है तो हम जिस प्रकार की बातचीत करने लगते हैं तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि अभी तो हमारे माता पिता इतनी अच्छी बात कर रहे थे और अभी उनके जाने के बाद वो इस प्रकार से क्यों प्रस्तुत हैं। तो यदि हमारे आचरण में पूरी तरह से समाधान और पारदर्शिता नहीं है और संबंधों के प्रति हम एक मर्यादित जो व्यवहार है उसको नहीं कर पाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए अभिभावक
का जो दायित्व है उसका पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे। इस बात को हमको बहुत अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक श्रम, परिवार में श्रम नियोजन है, वो सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि परिवार व्यवस्थाएं जब संयुक्त परिवार के रूप में थी, जो मैंने देखा है, हमारी दादी या हमारी नानी वगैरह जो थी, मैंने उनको कभी शिकायत में नहीं देखा और हमेशा अपने कर्तव्यों की पूर्ति में वो लोग प्रसन्न ही रहे। यदि उनकी शिकायतें रही भी होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी किसी के सामने व्यक्त किया है, मैंने तो नहीं देखा। तो श्रम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनिवार्य है, और अपने बच्चों में श्रम का सम्मान करवाने के लिए या उनको श्रम के सम्मान की पहचान करवाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जब भी श्रम में भागीदारी करें तो हम बहुत उसमें उत्सवित रहें और हम उसकी महत्ता को बताएं कि एक परिवार व्यवस्था जो है वो सबकी भागीदारी से चलता है, और परिवार में जितने भी कार्यक्रम हैं उस परिवार सभा में बैठ करके उसकी सबकी चर्चा होनी चाहिए। और यदि परिवार में कोई भी संतान या कोई भी संबंधी जो है वो हमसे इस बात की कोई भी शिकायत करता है या कोई भी अपेक्षा रखता है, तो हमको उसको गौर से सुनना चाहिए और उसके उत्तर देना चाहिए। और यदि हमारे पास उत्तर नहीं है तो हमको उनसे बोलना चाहिए कि हम इनके उत्तरों को तलाश करके आपसे देंगे, या वो जहाँ भी वो स्रोत हैं उत्तरों के, वहां तक जाकर के उन उत्तरों को तलाशना और अपने संतानों के सम्मुख, अपने संबंधियों के सम्मुख रखना। तो ये बहुत, जो ये गरिमा है मानवीयतापूर्ण विधि से जीने की और संबंधों में जीने की, वही गरिमा परिवार से लेकर के समाज और समाज से लेकर राष्ट्र, राष्ट्र लेकर अंतरराष्ट्र तक अखंड समाज के रूप में उसका व्याप्ति प्रसारण होने वाला है। इस बात को हमको बहुत ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर जो भी कुछ करने वाले हैं आज, वो आने वाले भविष्य, कल का भविष्य, आने वाले मानव जाति का भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए हमको बहुत समझदारी के साथ सभी संबंधों में जो प्रयोजन है उनके साथ हमको अपने आप को प्रस्तुत करना है। मुझे लगता है आज अभी इतनी बात मेरे लिए करना जरूरी थी। बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत सटीकता से रखा आपने। कितने हैं और तो ये जो मानव परिवार में जो हमारे जीने की विधि है वो मूल्य, चरित्र और नैतिकता ही है। इसी को मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में मध्य दर्शन में प्रस्तावित किया गया है। तो ये मूल्यों की अवस्थिति या मूल्यों की जो जीने का स्वरूप है, मैं अभी उसको आपके सामने रखती हूँ कि ये हमारे जो अध्ययन बिंदु है उसमें जिस प्रकार से, जिस क्रम से दिया हुआ है, मैं उसी क्रम से इसको प्रस्तुत कर रही हूँ कि स्थापित मूल्यों के साथ शिष्ट मूल्य, क्योंकि स्थापित मूल्य जो है वो हमेशा निश्चित है और कोई भी व्यवस्था जो है वो निश्चितता के आधार पर ही चलती है। यदि निश्चित नहीं है तो फिर वहां पर सार्वभौम व्यवस्था की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि मानवीयतापूर्ण आचरण की जो सार्वभौमिक पहचान है वो वर्तमान तक जो भी शिक्षा या जो भी व्यवस्थाएं हैं मानव के समझने सीखने की, वहां तक नहीं थी, इसीलिए सार्वभौमिक मानव आचरण की पहचान नहीं हो पाई है। तो चूंकि स्थापित जो मूल्य है वो स्थिर रहते हैं, इस आधार पर परिवार से लेकर के अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक ही इन्हीं की ही अवस्थिति अलग अलग प्रकार से है ना, जिसको हम उपयोगिता में परिवार में, सदुपयोगिता समाज में और प्रयोजनशीलता के रूप में अखंड समाज के रूप में देखते हैं। तो जो हमारा मूल्यों में जीने का जो स्वरूप है वही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि मानव विहार दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य का समूचा व्यवहार जो है वो कृतज्ञता और कृतज्ञता के आधार पर ही है। तो इसमें सबसे पहला मूल्य जो है वो कृतज्ञता है। कृतज्ञता में इस बात को कहा गया है कि प्राप्त सहायता, उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। हम लोगों को हमारे माता पिता या हम जब भी बचपन से लेके जन्म लेने से लेकर के जहां तक भी पहुंचते हैं, उसमें हमारे परिवार सहित समाज के लोगों का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं का, न जाने कितने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारे मानव हैं उन सबका योगदान रहता है। जैसे अभी हम ये पंखे के नीचे बैठे हैं, ये किसी और ने उसका शोध किया है और हम उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो भी कुछ हमको मिला हुआ है, हमेशा हम लोग क्या देखने के व्यस्त रहते हैं कि हमको क्या नहीं मिला है,
यदि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हमको क्या मिला है, तो हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे को अभ्यास कैसा कराया गया है कि हमको क्या नहीं है उस ओर ही देखने का अभ्यास कराया गया है। तो जो भी कृतज्ञता हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ ना कुछ हमारे लिए किए ही रहते हैं, तन के रूप में, मन के रूप में, धन के रूप में, या तीनों के रूप में ही। उसकी स्वीकृति ही हमारे लिए प्रसन्नता का आधार होना चाहिए, जिसका प्रमाण हम शिष्ट मूल्य के द्वारा। अब हमको कृतज्ञता ही कैसे व्यक्त होगा, तो स्वयं स्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण। अब ये नियंत्रण क्या है, तो नियंत्रण हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में, है ना, ये नियंत्रण देखने को मिलना चाहिए। और हमको जो भी सहायता मिली है वैसी ही सहायता की भागीदारी उनके साथ करके, या किसी अन्य को यदि सहायता की जरूरत है उनके साथ पूरा करके हम कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। शब्द बोल देने भर से काम नहीं चलता कि मम्मी हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ है। यदि माता पिता को हमारे सहयोग की जरूरत है, सहकार की आवश्यकता है, सहभागिता की आवश्यकता है, तो ऐसा करना ही, है ना, वही कृतज्ञता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। गौरव, इसके बाद अगला जो स्थापित मूल्य है वो गौरव है कि विकसित को पहचान एवं उसके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता। तो अपने से विकसित की पहचान हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, स्वीकारते नहीं है, एक अलग बात है, क्योंकि हम अहंकार से ग्रस्त हैं, इसलिए हम स्वीकारते नहीं है। लेकिन हमारे आसपास के जितने भी हमारे संबंधी हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी विशेषता जरूर होती है जो हमें नहीं है। उनसे वो सीखने के लिए वो हमको एक अवसर प्राप्त रहता है और हम सीखते ही हैं। लेकिन इसकी स्वीकृति, तो जो भी हमसे विकसित हमारे आसपास विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में, कार्य के रूप में है, जैसे हम माता पिता से व्यवहार सीखते हैं। अभी हमारे बच्चे जब हमसे ये बात करते हैं कि नहीं हम बहुत समझदार हैं, आजकल बच्चों की ऐसी प्रस्तुति रहती है, तो हम कहते हैं हाँ बेटा आप हो, लेकिन आप संबंधों में जो व्यवहारिक है या संबंधों की जिस प्रकार की हमारी समझ है, अभी उसमें आपको समय लगेगा, क्योंकि अभी आपने परिवार को चलाया नहीं, अभी आप हमारे संरक्षण में हो। तो आप तकनीकी में हमसे आगे हो, तकनीकी हम आपसे सीखेंगे क्योंकि वो हर रोज मॉडिफाइड होती है। लेकिन जो व्यवहार का पक्ष है वो तो हम बड़ों से ही सीखना होता है, जैसे हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने जो हमारे आयु में बड़े लोग हैं उनसे सीखते हैं। तो ये कैसे होगा, इस गौरवता को हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो सरलता से, मतलब क्या, हम ना तो कोई तनाव रहित, हमारा जो मुख मुद्रा है वो नहीं होगी, हमारी भाषा है वो उसमें तनाव नहीं झलकेगा, तो हमारे मुख मुद्रा, भाषा और अंगहार का प्रकाशन सरल होगा, उस स्वीकृति के साथ ही होगा। यदि हम समाधान संपन्न होते हैं, हम संबंधों की गरिमा को समझते हैं और प्रयोजन को समझते हैं, अपने मानव होने के प्रयोजन को, तो फिर हम इस बात को कर पाते हैं, गौरवता को व्यक्त कर पाते हैं अपने बड़ों के प्रति। और ये गौरवता, जैसा कि मैंने कृतज्ञता के अर्थ में भी कहा था कि केवल भाषा से ही नहीं है, हमारे विचार, कार्य, व्यवहार से भी इसकी प्रस्तुति होना स्वीकार है, और उसी गौरवता की परंपरा को हमको बनाना है जिसको हम स्वीकृत कर रहे हैं। इसके बाद अगला मूल्य है श्रद्धा। श्रद्धा है प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति। तो हाँ, जैसे हमने बाबा जी में प्रामाणिकता, श्रेष्ठता को देखा है, तो वैसा ही हो जाना को पूर्णता कहते हैं, पूज्यता कहते हैं, मतलब वो गुणात्मक परिवर्तन हम में भी आ जाए। यदि श्रद्धा का अर्थ, और ये श्रद्धा जो है, जब तक हमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ रहता है, तब तक मेरे को तो नहीं लगता, जो मेरी समझ है वर्तमान तक मध्य दर्शन के एक अध्येता के रूप में, कि जब तक हमको कुछ हमारे में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, तब तक हम श्रद्धा के भास आभास में रहते हैं, हम उसको स्पष्ट नहीं हो पाता है, वो प्रतीति तक नहीं पहुंच पाता है हमारे। तो जब हमें गुणात्मक परिवर्तन होता है तभी हम उसको महसूस कर पाते हैं कि हमें क्या मिला है, जो हमसे श्रेष्ठ लोग थे जिन्होंने श्रेय के लिए प्रयास किया। श्रेय के लिए प्रयास मतलब न्याय, धर्म, सत्य के लिए प्रयास किया। तो इस प्रकार से उन अपने में स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन कर कर ही हम जो भी श्रद्धा है उसको व्यक्त कर सकते हैं सभी के प्रति। फिर अगला मूल्य है प्रेम। पूर्णता, सहज प्रमाण, दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति। जो पूर्णता में नित्य रहती, पूर्णता की सहज निरंतरता। तो इसको अनन्यता के रूप में कहा है, जो जिसको जागृति, इसका जो शिष्ट मूल्य है वो अनन्यता है। जागृति पूर्णता के लिए योग्य पहचान, प्रमाण, सहज निरंतरता। दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति, तो जिसको हम लोग ने मानव मूल्यों के रूप में पढ़ा है
कि दया, कृपा और करुणा जो देव मानव का भी स्वभाव है, कि दया का मतलब होता है पात्रता हो और योग्यता ना हो तो उसमें पात्रता को स्थापित कर देना, ये दया है। और जिसमें वस्तु हो और योग्यता ना हो, है ना, उसको पात्रता हो पर योग्यता ना हो तो योग्यता को स्थापित कर देना, ये कृपा है। और ये दोनों ना हो पाना, ये दोनों ना हो पाना ही ये करुणा है। मतलब जो दया भी, मतलब पात्रता की भी हम उसमें स्थापना करें और उसमें योग्यता की भी स्थापना करें, इन दोनों को ऐसा कर पाना ही करुणा के रूप में है। तो ये तीनों की संयुक्त अभिव्यक्ति प्रेम है। जैसे हम परिवारों में अपने संतानों को दिन भर ध्यानाकर्षण कराते रहते हैं, है ना, और खुद भी हम ध्यान देते रहते हैं, या हम सभी संबंधी एक दूसरे को ध्यानाकर्षण कराते रहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो हमें कम बताना चाहते हैं, वो इसलिए कि वो हमें पूर्णता में देखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी कमी को लेकर के हमारे परिवार को या हमारे संबंधी को कुछ बोले, या उसको कभी ऐसा स्थितियों का सामना करना पड़े कि वो पूर्णता से प्रस्तुत ना हो पाए। इस अर्थ में हम एक दूसरे के साथ प्रस्तुत होते हैं परिवार में, भ्रमित अवस्था में भी। तो जब हमको जागृति का प्रस्ताव है तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम जो भी कुछ परिवार में करते हैं वो प्रेमवश ही करते हैं। जो भागीदारी है, जो हमारा एक दूसरे के प्रति सिखाने के लिए प्रयास है, जो भी कुछ हम तन मन धन से नित्य निरंतर लगे रहते हैं, हमारा सर्वाधिक जो बेस्ट हमारे पास रहता है समझ के रूप में, व्यवहार के रूप में और कार्य के रूप में, वो हम भ्रमित अवस्था में भी अपने परिवार में सर्वाधिक समर्पित किए रहते हैं। ये प्रेमवश ही होता है। तो ये क्यों है कि अभी जो हम बातचीत करते हैं मध्य दर्शन के प्रकाश में, मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए कोट करना चाहती हूँ कि पहले हम जब बात करते थे तो हमको वो ध्यानाकर्षण कराने की विधियां पता नहीं थी, और क्यों करा रहे हैं ये भी पता नहीं था। लेकिन हम मध्य दर्शन के प्रस्ताव के बाद ये समझ पाते हैं कि ये सारा कुछ जागृति के लिए है ना। हमारे बच्चों में जागृति की क्षमता है, मानव के रूप में वो मानव संतान, हमारी संतान भले हैं लेकिन वो एक मानव इकाई भी है। तो उसके पहचान करना और उनको प्रमाण सहज निरंतरता के रूप में हम उनके साथ प्रस्तुत होते रहते हैं सभी लोग, है ना। ये प्रेम कैसे दिखेगा? तो अनन्यता को महसूस करते हुए। अनन्यता मतलब हम अलग ही नहीं है, कोई भी प्रेम जो है वो पूर्ण मूल्य है। तो ये केवल परिवार में ही नहीं, जितनी भी मानव जाति है उस सभी के प्रति इस बात को स्वीकार करना कि हमसे अन्य कोई है ही नहीं। तो जब हम इस बात को पहचान पाते हैं तभी हम समानता के साथ प्रस्तुत हो पाते हैं। परिवारों में इस बात की बहुत दिक्कत है कि वहाँ पे कम ज्यादा का जो अभी भ्रमित अवस्था है, वहाँ पे किसी संबंध को कम पहचाना गया है, किसी संबंध को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसको कभी कभी मैं बहुत मजाक में भी, कभी इस तरह की चर्चा जब होती है तो अक्सर भाई बहन, तो भाई को ज्यादा महत्व मिला रहता है, बहनें थोड़ी कम महत्व उनको दिया जाता है। ये परंपरागत भ्रमित समाज की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो जैसे माँ का बहुत महत्व है हमारी भ्रमित परंपराओं में भी, तो हम लोग ना जो है अपनी माँ का महत्व तो समझते हैं, अपने पिता का महत्व तो समझते हैं, लेकिन अपनी पत्नी जो है वो हमारे बच्चों की माँ है ये नहीं समझ पाते, या पति जो है वो हमारे बच्चों का पिता हम ये नहीं समझ पाते। इसलिए वहां पर हम उस गरिमा के साथ प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं जिसकी अनन्यता को या प्रेम को व्यक्त करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम जो भी कुछ परिवार में कर रहे हैं वो प्रेम के कारण ही कर रहे हैं। और ये प्रेम जो है, ये जो संस्कार का आरोपण हम परिवार में करेंगे वो अखंड समाज तक की भूमि हम तैयार कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हम सबके पास है। अगला जो मूल्य है वो विश्वास है। संबंध निर्वाह की निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता जो कि शिष्ट मूल्य के रूप में सौजन्यता, सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता और उपयोगिता के आधार पर व्यक्त होती है। सारे स्थापित मूल्य जो है वो प्रत्यावर्तन में मतलब समझ में रहते हैं, और परावर्तन मतलब शिष्ट मूल्य के माध्यम से वो व्यक्त होते हैं। तो संबंध की निरंतर निर्वाह, तो भ्रमित समाज में भी, भ्रमित परिवारों में भी हम देखते हैं कि माता पिता जो है अपने बच्चों के प्रति निरंतर अपने कर्तव्य दायित्वों की पूर्ति करते रहते हैं। तो कर्तव्य की पूर्ति जो है वो भरण पोषण के रूप में, और दायित्व की पूर्ति जो है वो जिम्मेदारी पूर्वक समझदारी के अर्थ में जो भी कुछ हम प्रस्तुत रहते हैं उसी को हम संबंध की निरंतर निर्वाह करते हैं। मतलब निरंतर हम समझदारी के साथ निरंतर प्रस्तुत होंगे तभी विश्वास होगा, संबंध के साथ निरंतर प्रस्तुत होंगे तभी विश्वास होगा।
अभी संबंध को तो हम आधा अधूरा भास आभास के रूप में जो भी पहचानते हैं, भले ही हमें संबंध की स्पष्टता नहीं है, लेकिन हम संबंध का निर्वाह तो करते ही रहते हैं निरंतर। यही संबंध की निरंतरता जो माता पिता का अपने संतानों के साथ है, वही सभी संबंधों में हो जाना, यही हमारा विकास या गुणात्मक परिवर्तन है। इसको कैसे करेंगे? तो सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता और उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। जहाँ पे कोई कम पढ़ रहा है, इसको बाबा जी से एक बार हम लोग ने चर्चा कर रही थी मैं, तो बाबा ने बड़े आसान से समझाया कि बेटा जैसे कोई आधा झाड़ू लगा रहा है और उसको कोई काम आ गया और वो छोड़ के चला गया, तो उसको हम पूरा कर दें, यही पूरकता है। किसी से कुछ छूट गया या किसी से कुछ बन नहीं रहा है तो उसको हम कर दें और प्रसन्नता पूर्वक कर दें, और उस जिससे छूटा हुआ या जिससे नहीं बन रहा उसको सिखा दें, है ना। तो यही पूरकता है और यही हमारी उपयोगिता भी है। तो ये निरंतर करते रहना है, और समझदारी जब हम इसको समाधान संपन्न हो जाते हैं तो वो निरंतरता के अर्थ में ही रहता है। लेकिन यदि समझदार नहीं भी हुए, भ्रमित मानव भी अपने संतानों के साथ संबंध का अपने शरीर यात्रा रहते तक तो निर्वाह आज भी करते ही हैं। ये बात जो है हमको समझना चाहिए कि भ्रमित अवस्था में भी मानव इस गरिमा को तो निभाता ही है। अगला जो मूल्य है वो वात्सल्य है कि अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण और संरक्षण, है ना। और इसका जो शिष्ट मूल्य है वो यथास्थिति, सहज स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और उत्पादन में स्वावलंबन, निरंतरता का प्रमाण। ये बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर ये मूल्य जो यहाँ पर रखा गया है कि वैसे तो सारे ही मूल्य अपने आप में बड़े ही हैं, इसको बड़ा और छोटा करके तो देखा नहीं जा सकता। तो अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण संरक्षण, यहाँ पर जो अभिभावक की जो परिभाषा है मध्य दर्शन में दी गई है वो ये है कि अभ्युदय की कामना योजना में जो अभिभूत रहता है उसी को अभिभावक कहा जाता है। मतलब हम अपनी संतानों से जो भी चर्चा करें, अपने संबंधियों से जो भी चर्चा करें, वो अभ्युदय, जागृति के अर्थ में चर्चा हो, प्रयोजन के अर्थ में चर्चा हो, है ना, और वो व्यवस्था के अर्थ में चर्चा हो, और अखंड समाज के अर्थ में चर्चा हो, तो हम उसको सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में हम अपने को व्यक्त कर पाएंगे। और ये कैसे होता है? तो स्वयं में विश्वास, ये स्वपात्रता जो है ये स्वयं में विश्वास ही है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इससे मुझे प्रसन्नता है ना। स्वपात्रता का मतलब मेरे पास मेरी जो भी मानसिक आवश्यकता में उसकी पूर्ति में सक्षम हूँ, उसके लिए मुझे कहीं बाहर से आवश्यकता नहीं है। यदि कोई हमारा संबंधी रास की ओर गतित भी है तो मुझसे प्रभावित रहते हुए अपने कर्तव्य दायित्वों का निरंतर निर्वाह कर सकते हैं। यही स्वयं में विश्वास है, अप्रभावित रहना ही स्वयं में विश्वास है। और श्रेष्ठता का सम्मान, श्रेष्ठता का सम्मान क्या? जो मानव जाति में जो श्रेष्ठता है, हर मानव संतान में जो श्रेष्ठता है उसका सम्मान। तो वो जो मेरे अंदर एक मानव के रूप में जो श्रेष्ठता है, यदि मैं उसको पहचान पाता हूँ, जो प्रस्ताव हमारे पास मध्य दर्शन का है, और उस श्रेष्ठता पूर्वक मैं जीता हूँ, यही मेरा सम्मान है। तो सम्मान होने की स्थिति है, और जब मैं अपने होने के स्वरूप को रहने में व्यक्त करता हूँ संबंधों के अर्थ में, तो मैं जो सम्मान की स्थिति है वही अगले जो संबंधी है उसके साथ सम्मान का ही संप्रेषणा होता है। यदि मेरे अंदर ही सम्मान की पहचान नहीं है तो मैं फिर सम्मान को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो यही श्रेष्ठता का सम्मान है कि मेरे में जो श्रेष्ठता है वही सभी मानव संतानों में श्रेष्ठता है। अभी मेरा ध्यान चला गया, मैं इसको समझ पाई हूँ, अन्य मानव संतान अभी इसको समझ नहीं पाए हैं। और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, प्रतिभा का मतलब होता है कि जो तीनों ज्ञान संपन्नता है, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण संपन्नता है, यही प्रतिभा है। और उसके आधार पर जो हमारा आहार, विहार और व्यवहार है, हमारा विचार कहाँ गमन करता है, हम अपने जो शरीर पोषण के अर्थ में किस प्रकार की जो व्यवस्था उसमें भागीदारी करते हैं, ये सब विहार में आता है। तो हमारा आहार, विहार और व्यवहार जो न्यायपूर्ण है होता है जो समझ के अर्थ में, उसी को प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन कहा जाता है। तो मध्य दर्शन में जो भी प्रस्ताव किया गया है वो संतुलन के अर्थ में ही है। मतलब हमारी जो ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्नता है उसको संतुलन के अर्थ में प्रस्तुत करना ही हमारी उपलब्धि है। तो यहाँ पर उसी बात को कहा जा रहा है
और व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। यदि ये 5 जो गरिमा है या जो महिमाएं हैं, यह हमारे हर मानव के पास उसको उसके योग्यता क्षमता है, उस स्थिति में रहने से ही हम सहज हो पाते हैं। केवल इतने से काम नहीं चलता कि हम समाधान संपन्न हो गए। हमारे को समाधान संपन्न के साथ अपने प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन के साथ व्यवसाय में स्वावलंबी रहने के बाद ही हम प्रमाणित हो सकते हैं। इससे कम में प्रमाण का हमको पहचान नहीं मिलती है। फिर अगला जो मूल्य है वो ममता है। स्वयं में से के लिए प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति और उसकी निरंतरता। इसका शिष्ट मूल्य है उदारता, प्रतिफलापेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन, तन मन धन का अर्पण समर्पण। तो ममता मतलब स्वयं की प्रतिरूपता की सहज स्वीकृति। तो ये वही बात है, हम अपनी संतानों को तो स्वयं का प्रतिरूप मानते ही हैं, उनके साथ अपने तन मन धन को लगाते हैं। इसको यदि हम और समझदारी के अर्थ में देखें तो सभी मानव जो है वो मेरे जैसे ही हैं, सभी का स्वत्व समान है, सभी संबंधों की गरिमा जो है समान है। जहां जहां जिसकी अवस्थिति है वो सारी अवस्थिति व्यवस्था के अर्थ में ही है। इस बात को पहचानना ही स्वयं की प्रतिरूपता की पहचान है। तो इसको कैसे निर्वाह किया जाता है? अपने प्रतिरूप के जो है उसको उदारता पूर्वक। तो यहाँ पर ये प्रतिफलापेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व वहन, मतलब यदि हम प्रतिफल की अपेक्षा के साथ कुछ करते हैं तो अभी हमारी समझदारी पूरी नहीं है और हम स्वपात्रता को अभी अर्जित नहीं कर पाए हैं। तो जब हम स्वपात्रता को अर्जित कर लेते हैं तो फिर हम देने की स्थिति में रहते हैं, और देने की स्थिति में भी हम सहज रह पाते हैं। यदि हमको कुछ पाना है तो वो सहजता जो है वो पूर्णता के रूप में हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं और वो आधा अधूरा ही रहता है। इसलिए यदि किसी अपेक्षा के बगैर, यानी संबंधों के और दायित्वों के और संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में प्रस्तुत करना ही उदारता है, जो उसमें बिना अपेक्षा के, है ना। क्योंकि अपेक्षाएं जो है वो मैं अपनी स्वयं से पूरी कर पाता हूँ, और जब सभी मानव संतान समझदार होंगे, परिवार में सभी मानवीयतापूर्ण आचरण से संपन्न होंगे, तो अपेक्षा को कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में भी पूरी होगी। फिर अगला जो है मूल्य वो है व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण का पहचान, स्वीकृति प्रमाणित होने की प्रवृत्ति, है ना। तो प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण का पहचान, और इसका जो श्रेष्ठ मूल्य है वो सौहार्दता, मतलब स्पष्टता से मूल्यांकन क्रियाकलाप, है ना। तो स्पष्टता से मूल्यांकन और क्रियाकलाप में स्पष्टता और सार्थकता, ये 3 बिंदु यहाँ पर श्रेष्ठ मूल्य के रूप में दिए गए हैं। तो ये जो व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता है वो किस रूप में पहचानने में आएगी? तो प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। वो प्रमाणित होने की प्रवृत्ति कैसे है? तो हम स्पष्टता से मूल्यांकन कर पाए स्वयं का, है ना। तो जब हम स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं तभी हम अन्य का भी मूल्यांकन कर पाते हैं, क्योंकि स्वत्व तो सभी मानव इकाइयों का एक जैसा ही है ना। और क्रियाकलाप में स्पष्टता, मतलब जिसको पारदर्शिता कहा गया है कि संबंधों में हम पारदर्शी रूप से प्रस्तुत हो पाते हैं, यही स्पष्टता है। यदि उसमें थोड़ी भी रहस्यता है तो इसका ये प्रमाण मतलब है कि हम अभी स्वपात्रता को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, संबंधों की पहचान नहीं कर पाए हैं, जो व्यापकता के, न्याय के अर्थ में है, नियम के अर्थ में है, और धर्म के अर्थ, न्याय धर्म और सत्य के अर्थ में है। और सार्थकता, ये सार्थकताएं कैसी हैं? तो स्वत्व के रूप में सार्थक होना, अर्थ के रूप में सार्थक होना, आचरण के रूप में सार्थक होना, इस प्रकार से सार्थकताएं जो है हम व्यक्त कर सकते हैं जागृति के, सूचना के, समझ के, प्रमाण के साथ। फिर अगला जो मूल्य है वो है स्नेह। इसको क्या है? संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, सानिध्य की निरंतरता। इसका जो शिष्ट मूल्य है वो है मानवीयता पूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता, मानवीयता सहित व्यवस्था, सहज वर्तमान। फिर वही बात आ गई कि संतुष्टि, प्रसन्नता, ये स्वयं की प्रसन्नता का कार्यक्रम है, स्वयं की तृप्ति का कार्यक्रम है। इस अर्थ में जब हम प्रस्तुत होते हैं तभी हम सरलता, सहजता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक भागीदारी कर पाते हैं। तो स्वयं स्फूर्त मिलन, मतलब ये मैं स्वयं स्फूर्त क्यों? ये जिम्मेदारी है मेरी ऐसा करना, अन्य मानव संतानों के साथ न्याय पूर्वक, समाधान पूर्वक, है ना, प्रस्तुत होना। समाधान जो है
वो परिवार में ही प्रमाणित होता है और समाधान का प्रमाण व्यवहार प्रमाण के रूप में न्याय के अर्थ में ही है। तो ये हमारी स्वयं की स्फूर्ति मतलब प्रसन्नता के लिए है और हम ऐसा करके उत्सवित होते हैं। तो ये मिलन मतलब सभी की समझदारी एक हो जाए, उस अर्थ में हम जब अपने तन मन धन का नियोजित करते हैं उसको हम स्नेह कहते हैं। और ये क्या है, तो मानवीयता पूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता, मतलब हम स्वपात्रता का अर्जन करके नित्य, है ना, मानवीयता पूर्ण विचार से प्रस्तुत जो समाधान के अर्थ में है और मानवीयता पूर्ण व्यवहार जो न्याय के अर्थ में है, इस प्रकार से निरंतर प्रस्तुत होते हैं, तभी अन्य मानव संतानों को या हमारे संबंधियों को इस बात का विश्वास होता है कि हम समाधानित हैं। समाधान को प्रमाण की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से सारे स्थापित जो मूल्य है 9 मैंने अभी आपके सामने व्यक्त किए, वही क्रमशः मानव मूल्य धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा के रूप में अभिव्यक्त होते हैं मानव परंपरा में। तो ये यहाँ पे हमने अलग अलग पढ़े, वो धीरता, वीरता, उदारता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और इन्हीं संबंधों में परिवार संबंधों से लेकर के अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक हम परिवार में रहते हुए भागीदारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से कि एक परमाणु अंश जो है वो जहाँ स्थित रहता है वहीं से ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, इसी प्रकार परिवार में रहते हुए समझदारी पूर्वक इस समस्त अखंड और समाज व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था और इस समूचे अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसमें हम परिवार में रहते हुए समाधान, संपन्नता और समृद्धि के साथ अभय और सहअस्तित्व को परिवार में रहते हुए ही हम वहां से ही भागीदारी कर पाते हैं, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसमें संबंध जो है, आगे हम लोग ने कहा है कि माता पिता का जो संबंध है उसके जो प्रयोजन है, तो ये सारे प्रयोजन जो है वो, एक मिनट, ये है कि माता पिता जो है वो पोषण, संरक्षण और अभ्युदय उपयोगिता, और पोषण संरक्षण के लिए है, और पुत्र पुत्री जो है वो अभ्युदय, उपयोगिता और पूरकता के रूप में है ना। अभ्युदय के लिए मतलब पुत्र पुत्री जो है वो माता पिता से शिक्षा लेते हैं, जागृत जो अभिभावक की पदवी से जो समझदारी पूर्वक जो ज्ञान संपन्नता है समाधान के रूप में और समृद्धि के रूप में जो माता पिता ने अर्जन किया है, तो पुत्र जो है अनुराग के रूप में, मतलब वो निर्भरता जो माता पिता से संतानों में या अन्य संबंधियों में, जो यहाँ पे तो संतानों के संबंध में ही बात हो रही है, तो वो अपने माता पिता के लिए उपयोगी और पूरक होते हैं और माता पिता जो है उनको पोषण और संरक्षण करते हैं। तो पोषण जो है वो शरीर के अर्थ में भी है और ज्ञान के अर्थ में भी है। भाई बहन जो है वो परस्पर अभ्युदय संयोग है, मतलब एक दूसरे भाई बहन आपस में एक दूसरे को समझदारी के अर्थ में भी प्रस्तुत रहते हैं और सहयोग के अर्थ में भी प्रस्तुत रहते हैं। ये इस संबंध का प्रयोजन है। मित्र जो है वो परस्पर पूरक हैं। परस्पर पूरकता हर आयाम, हर कोण, हर दिशा, हर परिप्रेक्ष्य में पूरक होना ही है। इसको बाबा जी ने बोला है बहुत अच्छे से कि मित्र संबंध का मतलब है कि यदि मेरा मित्र किसी भी कारण से किसी भी समस्या में आ जाए तो हम अपना पूरा तन मन धन लगा करके उसको उस परेशानी से निकालने में जो तत्पर हो जाते हैं, वही मित्रता का प्रत्यक्ष रूप है। गुरु शिष्य को यहाँ प्रामाणिकता के रूप में, तो गुरु प्रामाणिक होना आवश्यक है, जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे सके। जो भी हमारे भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता से जो संपन्न रहते हैं और जो हमारी लघुता को आत्मसात करते हुए अपनी गुरुता को हम में संप्रेषित कर पाते हैं, ऐसे ही जो भी मानव इकाई है उसको गुरु की संख्या से हम पहचानते हैं। शिष्य जो है वो जिज्ञासु है। यदि जिज्ञासा के अर्थ में हम प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं तो हम शिष्य नहीं हैं। और ये सारी जिज्ञासाएं जो है वो कैसी हैं, तो समाधान के लिए है। वो सारी जिज्ञासाएं व्यवस्था में जीने के लिए है। वो सारी जिज्ञासाएं जो है वो मानव व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है, तो ही वो जिज्ञासा है, अन्यथा में वो जिज्ञासाएं नहीं है। तो शिष्य का जिज्ञासु होना भी आवश्यक स्थिति है। साथ ही सहयोगी जो है वो दायित्व और कर्तव्य के निर्वाह के साथ हैं। तो साथी जो है वो दायित्व का निर्वाह करता है अपने सहयोगी के प्रति। दायित्व का मतलब है
उसकी जिम्मेदारी लेना, उसके शरीर पोषण की भी और उसके ज्ञान की, उसको समझदार बनाने के अर्थ में, ये मुख्य अंतर है। और जो जहाँ संपर्क होते हैं वहाँ जिम्मेदारी नहीं होती है, और जहाँ संबंध है वहाँ जिम्मेदारी का निरंतर निर्वाह होता रहता है। और कर्तव्य जो है वो शरीर पोषण के अर्थ में ही कहा गया है। तो यहाँ पे जहाँ संबंध है वहाँ पे ज्ञान संपन्नता यानी समझदारी के अर्थ में भी जिम्मेदारी है, और शरीर पोषण के अर्थ में जिम्मेदारी है। और संपर्क में जो है वो केवल शरीर पोषण के अर्थ में ही जिम्मेदारी रहती है। और यदि संपर्क जो संबंध में बदलता है तब फिर वो दायित्व के रूप में प्रस्तुत होता है। तो और पति पत्नी जो है वो यतित्व और सतीत्व के अर्थ में है। तो यतित्व का मतलब होता है यत्न पूर्वक समझना। यत्न पूर्वक समझने का मतलब है कि जो भी प्रस्ताव मिला हुआ है उसको ऐसा नहीं है कि पत्नी के लिए यत्न नहीं करना है और केवल पति के लिए। यहाँ पे दो बातें यतित्व और सतीत्व इसलिए कही गई हैं कि जो स्त्रियां हैं, है ना, उनको जो है माता होने के कारण, माँ बनने के कारण से उनमें संबंधों की थोड़ी पहचान भास आभास के रूप में रहती है ना, अपनी संतान के साथ। ये जो अवसर है वो पुरुष जो हमारे जो भी जीवन या जो भी संबंधी पुरुष शरीर में है उनको ये अवसर नहीं प्राप्त हुआ रहता। इतना सा ही थोड़ा अंतर है। इसलिए तो सत्व का मतलब होता है सहअस्तित्व पूर्वक अपने अस्तित्व को सिद्ध करना। तो ये दोनों के लिए है ना। केवल थोड़ा सा जो अंतर है जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अंतर केवल इतना ही। इसको अक्सर बाबा जी इस अर्थ में ही कहा करते थे कि चूंकि बहनें जो है, माताएं जो हैं, स्त्रियां माँ बनती हैं, इसलिए उन्हें संबंध की अपनेपन की पहचान होती है। तो इस अर्थ में यहाँ यतित्व और सतीत्व को मैं पहचानती हूँ। हालांकि हमको भी यत्न करना है। समझदारी की जगह पे चाहे वो पति है या पत्नी है, दोनों ही शून्य है ना। इस बात को मैं बहुत अच्छे से हृदयंगम कर लेना चाहिए कि समझदारी के अर्थ में इस प्रस्ताव से पहले तक हम सभी संबंध के अर्थ में, उनके प्रयोजन के अर्थ में हम सब शून्य ही रहते हैं। केवल संबोधन के अर्थ में हम प्रस्तुत हुए रहते हैं। और व्यवस्था जो संबंध है वो भागीदारी के अर्थ में, परिवार व्यवस्था, यही परिवार जो है, जो जब सब परिवार, यहाँ मानव परिवार जो समझदार परिवार है उनकी चर्चा की जा रही है। और मैं थोड़ा थोड़ा भ्रमित परिवारों के अर्थ में भी इस बात को कहती जा रही हूँ कि चूंकि हम नैसर्गिक इकाई है, प्राकृतिक इकाई है, इसलिए हम में भास आभास के रूप में तो ये सब रहता ही है। इसलिए भ्रमित अवस्था में भी कहीं ना कहीं अस्पष्टता ही सही, लेकिन हमारा जो जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं या जो जिसको 10 सोपानी व्यवस्था कही जाती है मध्य दर्शन में, तो कहीं ना कहीं वो आधे अधूरे रूप में अभी भी है। तो व्यवस्था में, परिवार व्यवस्था में हम जो भागीदारी करते हैं वही भागीदारी परिवार सभा से लेकर के, समूह सभा से लेके, ग्राम सभा से लेके विश्व राज्य सभा तक का स्रोत है। तो इसलिए परिवार में जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि परिवार जो है वो मानवीय समाज व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। आज मुझे यहीं तक इतनी ही बात रखनी थी। मुझे लगता है कि मैं आप सबको जो भी समझ मेरे पास है उसको संप्रेषित कर पाई होंगी। धन्यवाद। मैं पाठक जी को देती हूँ। तो सुनीता ने परिवार में जो है संबंधों की बात की और उसके बाद उन्होंने परिवार में मूल्यों की बात की और परिवार में जो संबंध हैं उनके प्रयोजनों को स्पष्ट किया। तो मूल रूप से जो बात आज हमको करना थी वो परिवारों की परस्परता में। तो जब क्योंकि जो आपका जो उत्सव पारा का जो प्रयोग है तो ये परिवारों की परस्परता के अर्थ में है। तो बाबा जी ने एक जगह अभ्यास दर्शन में ऐसा कहा है कि जो संबंध के रूप में जो परिवार है उसी को गठन कहते हैं। तो गठन का मतलब है संबंध को पहचानना और संबंध का निर्वाह करना, है ना। और उसकी जो व्यवस्था की जो पहली इकाई है 10 सोपानी व्यवस्था में, वो परिवार है। तो बाबा जी ने परिवार को गठन कहा है और जो अखंड समाज है, यानी ये जो गठन है इसका जो प्रयोजन है वो अखंड समाज में जीना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सर्व मानव के रूप में जीना है। तो सर्व मानव के रूप में जीना जो है कैसे होगा, उसके लिए फिर विधि व्यवस्था का योजना जो है बाबा जी ने प्रस्तुत की है, जिसको हम लोग परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं। परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था में परिवार जो है बुनियादी इकाई है
और जो परिवार के रूप में जिसको हम लोग कह रहे हैं परिवार समूह सभा जो है, ये पहली सोपान है ना, पहला सोपान है। और इसके बाद ऐसे 10 परिवार समूह सभा बनने से ग्राम के रूप में जो है, जिसको हम लोग ग्राम सभा कह रहे हैं, वो बनती है। तो इस तरीके से लगभग 100 परिवारों के बीच में जो है ना एक ग्राम सभा जो है आकार लेती। तो यदि हम परिवार से लेके ग्राम तक के बीच में देखते हैं, तो इसमें जिसको हम कह रहे हैं कि क्रमशः हम गठन से संगठन की ओर जा रहे हैं, है ना। तो परिवार एक गठन है जिसमें सभी संबंध होते हैं। मूल रूप से जो है ना माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है, भाई बहन संबंध है, पति पत्नी संबंध है, परिवार में होते हैं। और इसके बाद जो बाकी जो संबंध है वो जिसको हम संगठन कह रहे हैं ना, यानी परिवार समूह सभा, ग्राम सभा आदि, ग्राम समूह सभा, इस तरीके से जो ये संगठन की ओर हम बढ़ते जाते हैं जो अखंड समाज तक सूत्रित होता है। तो उस रूप में मानवीय आचरण होता है। तो इसमें मूल बात समझने की ये है कि हम परिवार संगठित क्यों हो रहे हैं। तो परिवार संगठित होने का 2 उद्देश्य है मूल रूप से। एक उद्देश्य है जो भी कुछ अनुभव में आया है, हमारे अध्ययन पूर्वक हमने जो भी सीखा है, समझा है, उसको प्रमाणित करने के लिए, है ना। और दूसरी जो बात है, दूसरी बात है व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए। एक तो हमको अपनी समझ को प्रमाणित करना है और दूसरा है जो है अपनी समाज गति के अर्थ में अपने उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजनीयता को सुनिश्चित करना है। तो मूल लक्ष्य क्या है? तो अखंड समाज बना, ये मूल लक्ष्य है। अखंड समाज बनते हुए सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, ये मूल लक्ष्य है। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? परिवार से कर रहे हैं, है ना। अब परिवार को यदि हम देखते हैं तो परिवार और समाज के बीच में जो संबंध है वो अन्योन्याश्रित है। दूसरे भाषा में बोले तो परिवार और समाज के बीच में अविभाज्य संबंध है, सामरस्य संबंध है। परिवार और समाज के बीच में एक सूत्रता है। अब समाज के रूप में तो कोई इकाई नहीं है जिसको हम लोग इकाई के रूप में पहचानते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि मानव में जीने की 5 स्थिति है: परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। और ये जो 5 स्थिति में मानव 4 आयामों में जीता है, जिसको हम लोग अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय कह रहे हैं। तो ये जो अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय है और जो 5 स्थिति है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इनमें एक सूत्रता की स्थापना हो जाना ही अखंड समाज है, जिसको हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं। अखंड समाज होने के बाद ही मानव प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। तो जब हम लोग परिवार समूह के रूप में एकत्रित होने जा रहे हैं, तो एक बात तो हमको ये स्मरण रखना है, पहले जो भी प्रयोग हुए हैं मानव जाति में वो व्यक्तिवाद और समुदायवाद के आधार पर हुए। तो व्यक्तिवाद और समुदायवाद से मुक्ति के लिए ये तीसरा प्रयोग है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको कह रहे हैं अखंड समाज के अर्थ में परिवारों को परिवार समूह के रूप में एकत्रित होना, है ना। परिवार समूह में ही परिवारों की परस्परता में आचरण जो है वो स्पष्ट होता है। दूसरी बात है कि जहां तक मूल्यों की बात है वो तो परिवार में प्रमाणित हो जाते हैं। यदि कोई समझदार परिवार है, जिसको हम कह सकते हैं कि अनुभव बोध संपन्न परिवार है, ऐसा कोई समझदार परिवार है, या तीसरे अर्थ में कहें कि जो शिक्षा अध्ययन के लिए निष्ठान्वित परिवार है, जो सह अस्तित्ववादी अध्ययन के लिए निष्ठान्वित परिवार है, अभी समझदार नहीं हुआ है लेकिन उसकी निष्ठा है ना। तो निष्ठा पूर्वक हम लोग एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं? तो लक्ष्य हमको स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो क्या लक्ष्य है? तो जो जनाकांक्षा है या जो जीवनाकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए। तो जनाकांक्षा क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो समझदार परिवार में यदि हमने कुछ अध्ययन किया है व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, उसको हमको प्रमाणित करना है। तो इसलिए परिवारों की परस्परता में कुछ चीजों पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि व्यक्तिवाद और समुदायवाद का प्रयोग हो चुका है
इसलिए व्यक्तिवाद और समुदायवाद से बचना पड़ेगा। पहली बात मैंने इसको करना पड़ेगा कि भाषा में ना बोल के बचना पड़ेगा है, इसलिए बोला है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारा हजारों साल का अभ्यास है ना व्यक्तिवादिता का और समुदायवाद का, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तिवाद और समुदायवाद जो है जब भी परिवार एकत्रित होते हैं तो उनमें वो झलक जाता है। उनमें अपने पूर्व संस्कार बस, पूर्वाग्रह बस, पूर्व प्रवृत्तियों के बस है ना, या भ्रमित जीव चेतना बस जो है वो प्रवृत्तियां आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में परिवार समूह के टूटने की पुनः संभावना बन जाती है, क्योंकि वो अभी बना ही नहीं, यानी अभी संगठन के रूप में बना नहीं है, और उसमें जो पुरानी प्रवृत्ति जिसके कारण से मानव समाज टूटा है वो प्रवृत्ति हावी हो जाती है। तो इसलिए जो बाबा जी ने अभ्यास दर्शन में बहुत विस्तार से बताया है कि क्यों वर्ग चेतना में, जिसको हम लोग वर्ग भावना भी कहते हैं या वर्गवाद कहते हैं, उसमें आज की भाषा में जिसको हम लोग समुदाय कहते हैं, जाति कहते हैं, धर्म कहते हैं, पंथ कहते हैं, क्यों इसमें जो है मानव समाज नहीं बन सकता। इसको काफी विस्तार से बाबा जी ने बताया है। ये भी बताया है कि क्यों उसमें है ना विरोध, द्रोह, विद्रोह आदि जो है प्रवृत्तियां पनपती हैं। तो मैं उसकी व्याख्या में नहीं जा रहा, वो तो सब आप लोग अध्ययन संपन्न हैं तो आपने इसको पढ़ा ही होगा। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होने में एक नया आचरण पैदा होता है। जैसे एक व्यक्ति का आचरण और एक परिवार के आचरण, तो परिवार के आचरण और व्यक्ति के आचरण में अंतर होता है। तो जब व्यक्ति के रूप में यदि हम व्यक्ति को समझते हैं तो उसमें अधिकतम विचार क्रिया रहती है, और विचार क्रिया पूर्वक जो है वो समाधान के लिए निष्ठान्वित रहता है, यदि वो समझदार व्यक्ति है ना। यदि नासमझ व्यक्ति है तब तो उसमें विचार के प्रति भी निष्ठा नहीं रहती है, समाधान के प्रति भी लक्ष्य नहीं रहता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम एकत्रित होते हैं तो हर व्यक्ति समाधान के प्रति निष्ठान्वित है। ये इसके आधार पे परिवार बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर इसके बाद वो संबंध को पहचानता है। यदि वो संबंध स्थिर संबंध है तो संबंध का निर्वाह होता है। तो दो बातें जरूरी हैं, पहला संबंध की स्थिरता और दूसरा है स्थापित या स्थिर मूल्यों का पहचान। यदि मानव में स्थिर मूल्य को देखें तो स्थापित मूल्य जो है जीवन मूल्य, और जिनको मानव मूल्य कह रहे हैं, ये स्थिर मूल्य हैं, इन्हीं को हम लोग सामाजिक मूल्य भी कहते हैं। तो ये दोनों की जो है क्षमता बस ही हमारे अंदर परिवार में जीने की पात्रता विकसित होती है ना। यदि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं आई है, यानी संबंध का पहचान नहीं हुआ है, और दूसरी बात है कि संबंध के पहचान के साथ जो स्थापित मूल्य हैं या स्थिर मूल्य हैं या सामाजिक मूल्य हैं, उनका समझ हमारे अंदर अभी स्थिर नहीं हुआ है, उस स्थिति में संबंध निर्वाह में दिक्कत होती है, जो परिवार में दिक्कत के रूप में होती है। लेकिन जब हम परिवारों की परस्परता में जाते हैं, मान लीजिए हम ऐसा मान भी लेते हैं कि हम जो परिवार इकट्ठे हो रहे हैं ये समझदार परिवार हैं, यदि पूरी तरह से समझदार नहीं है लेकिन समझदारी के प्रति इनमें निष्ठा है, इन्होंने अपने लक्ष्य को पहचान लिया है और ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जिएंगे। ऐसी स्थिति में जो दूसरी सबसे बड़ी सावधानी की जरूरत है, जिसको बाबा जी ने कहा है चरित्र। चरित्र का मतलब है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। इन्हीं को हम लोग सामाजिक नियम कहते हैं। तो सामाजिक नियम की जो शुरुआत है वो परिवारों की परस्परता में होती है। यदि परिवार परस्पर संबंध को पहचान के संबंध निर्वाह करते हैं, उस स्थिति में ही चरित्र जो है वो एक ऐसी चीज है जो इनमें एक सूत्रता को या सामाजिकता को सुनिश्चित करती है। क्योंकि अब हम परिवार से समाज बनने जा रहे हैं ना, तो परिवार से समाज बनने का मतलब है जैसे व्यक्ति जब परिवार बनता है तो व्यक्ति के आचरण जो है वो परिवार के आचरण में विलय हो जाते हैं। उसी तरीके से जब परिवार समाज बनता है तो परिवार का आचरण जो है समाज के आचरण में विलय हो जाता है। तो परिवार से समाज बनने के लिए जो आवश्यक है वो सामाजिक नियम है। तो सामाजिक नियम को ही बाबा जी ने चरित्र के रूप में रेखांकित किया है, और चरित्र ही जिसको कहते हैं व्यवहार का नियंत्रण करने वाली वस्तु है ना। जो नियम है चरित्र के रूप में, जो सामाजिक नियम है
वो व्यवहार को नियंत्रित करता है ना। तो इसलिए चरित्र जो है वो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं पर भी जब परिवार परस्परता में एकत्रित होते हैं उस समय स्वाधन, है ना, स्वाधन परधन ये वाला मुद्दा खत्म होना चाहिए। हर परिवार अपने स्वाधन पूर्वक स्वाधन को पहचानते हुए, है ना, जीना चाहिए, नहीं तो स्वाधन परधन शुरू हो जाएगा। स्वाधन परधन कई बार इस स्थिति में पैदा हो जाता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जमीन है और उसने जो है पैसा नियोजित कर दिया है, बाकी लोग उनके यहाँ जाके रहने लगते हैं, आश्रय प्रवृत्ति जैसी प्रवृत्ति बन जाती है। उनको लगता है कि इन्होंने पैसा लगाया तो हम तो इनके आश्रय में जी रहे हैं, तो हमारा तो कोई स्वाधन है नहीं। तो उससे क्या होगा कि वो जो दास प्रवृत्ति है जो है वो प्रभावशील हो जाएंगी। भले जिस आदमी ने पैसा लगाया है, जिसने जमीन लगाई है, जिसने अपने तन मन धन को नियोजित किया है, उसका आशय ऐसा ना हो, लेकिन उस आश्रय में आने वाले व्यक्ति के अंदर, है ना, दास भाव या दीन भाव जो है वो आ सकता है। दीन भाव जो है वो स्वीकार नहीं होता है, और जैसे ही दीन भाव आएगा तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो संगठन है पुनः विघटन की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसलिए परिवारों के बीच में स्वाधन का महत्व है। तो इसलिए हम जब भी परिवार इकट्ठे होते हैं तो हमको ये प्रयास करना चाहिए सभी परिवार स्वावलंबी परिवार हो जाएं, है ना, स्वावलंबी हो जाएं, यानी अपने श्रम पूर्वक अपना तन मन धन जो है अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाए। ये एक अनिवार्यता है ना, यदि हमको परिवार से समाज की ओर जाना है, इसको हम कह रहे हैं कि परिवार से परिवार समूह सभा के रूप में हमको जीने को प्रमाणित करना है। दूसरी स्थिति है चरित्र का। तो क्योंकि जीव चेतना बस जो है, जो चरित्र का मामला है, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्व नारी स्व पुरुष, है ना, और इसमें भी मनसा वाचा कर्मणा जिसको हम कह रहे हैं, ये तीनों स्तर पे, है ना। तो ये कैसे होता है? यदि संबंधों की स्पष्टता होती है, यदि हम संबंधों में कोई डाउट होता है, उस स्थिति में जिसको हम लोग स्व नारी स्व पुरुष कह रहे हैं, उस वाले मामले में असामाजिकता शुरू हो सकती है ना। इसलिए स्व नारी स्व पुरुष को यदि हमको प्रमाणित करना है, उसके लिए संबंध और संबोधन की स्पष्टता बहुत आवश्यक है। तो केवल संबोधन तो वाचिक हो गया, तो मानसिक रूप से भी संबंध की स्वीकृति होना, है ना। तो हम जिस भी संबंध को स्वीकारते हैं उस संबंध में ईमानदारी की जरूरत है। यदि वो ईमानदारी नहीं रहती है, मनसा में होती है, धीरे धीरे वाचा में आती है, फिर कर्मणा में आ सकती है, उस स्थिति में ये जो संगठन का प्रयास है वो असफल हो सकता है। फिर तीसरी बात है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब है जब भी परिवार इकट्ठे होंगे, स्वाभाविक रूप से किसी के पास जो है कोई वस्तु की कमी होगी, किसी के पास किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता होगी, किसी के व्यवहार में कोई कमी होगी, किसी के व्यवहार में कोई अच्छी बात होगी। तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब है परस्पर हम जो भी कमी है उसको पूरा करते हैं, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, है ना, तो वस्तु के रूप में पूरा करते हैं, या उसकी समझ के रूप में है उसको पूरा करते हैं, संस्कार के रूप में पूरा करते हैं। और इसमें जो विधि है जिसको हम लोग समझाना समझना समझाना कहते हैं, सीखना सिखाना और करना कराना, इस विधि से परस्पर पूरक बनते हैं, इसी का नाम है दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो ये जो दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक भी जो गठन से संगठन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे के पूरक होते हैं तो परिवारों की परस्परता में विश्वास पैदा होता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि ये जो परिवारों की परस्परता में जो कार्यक्रम है, जिसको बाबा जी ने 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम बोला है, उससे हम एक सूत्रित होते हैं, है ना। तो परिवार क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? तो मान लीजिए अभी 10 परिवार हैं, फिर 100 परिवार हो जाते हैं। तो 100 परिवार इकट्ठे होंगे तो उनमें कुछ एक सामूहिक कार्यक्रम निकल के आएंगे। जैसे सबसे पहले तो शिक्षा संस्कार ही आएगा, क्योंकि 100 परिवार के बच्चों को समझदार बनाने की जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए पहले शिक्षा संस्कार आएगा। शिक्षा संस्कार के साथ साथ जो है न्याय सुरक्षा आएगी, फिर उत्पादन कार्य आएगा, फिर विनिमय कार्य आएगा, फिर स्वास्थ्य संयम आएगा, है ना। तो ये जो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, इसमें हमको अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
हर परिवार की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो ये जो भागीदारी है ये व्यक्तिगत रूप में नहीं होती है, स्वेच्छा जिसको कहें स्वच्छंदता पूर्वक नहीं होती, व्यक्तिवाद के आधार पे नहीं हो सकती, है ना। यदि कोई एक व्यक्ति किसी एक समूह में प्रभावशाली हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो समझदारी ज्ञान के आधार पे हो जाए, है ना, चाहे वो पैसे के आधार पे, पद के आधार पे, है ना, रूप के आधार पे, बल के आधार पे, आदि आदि, उस स्थिति में भी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि समस्याएं पैदा हो सकती। तो इसीलिए बाबा जी ने क्या किया है कि जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना, सुनियोजित करना और उनमें उनको उसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना, है ना, यानी भागीदारी करना, इसको सभा विधि से सुनिश्चित किया है। और उसमें उन्होंने कहा कि हर परिवार का एक व्यक्ति जो है उस सभा में भागीदारी करेगा, इस अर्थ में हर परिवार की व्यवस्था में भागीदारी हो जाएगी, है ना। और सभा में जो निर्णय हैं, यदि वो निर्णय किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में लिए जाते हैं तब सभा में संकट पैदा होता है। मान लीजिए कि परिवार समूह सभा बनी और उसमें कोई एक व्यक्ति है जिस आदमी ने इनिशिएटिव लिया है ना, जिसने इन सबको इकट्ठा करने में प्रमुख भूमिका निभाई है, और लोग उसके मुखापेक्षी होकर उसके निर्णय में हाँ में हाँ करते हैं या उसके निर्णयों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, है ना, कि भैया ने कह दिया इसलिए यही ठीक है, ऐसा कर ले। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि निर्णय में व्यक्तिवाद हावी हो जाता है। तो इसलिए हमको सभा में जो निर्णय है वो सह अस्तित्व की रोशनी में सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीखना होगा। और जब हम सभा में सर्वसम्मति विधि से और सह अस्तित्व विधि से निर्णय लेते हैं तो उसमें निर्णय लेते समय कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए सभा में यह अभ्यास हमको सीखना पड़ेगा कि छोटे, चाहे वो मतलब सभा का हर सदस्य समान अधिकार संपन्न है। तो यदि ये समान अधिकार संपन्न है, ये संस्कार हमारे अंदर आता है, तभी परस्परता में सुनना शुरू होता है, एक दूसरे को सुनने की प्रवृत्ति शुरू होती है। यदि हम एक दूसरे को सुनते हैं और ये जो सभा में अपनी बात को रखने का, जो प्रस्ताव रखने का जो अभ्यास है, वो भी एक अभ्यास है। एक होता है कि जो मैंने कह दिया ना, आप इसको ऐसा करिए, फिर आप इसमें क्यों प्रश्न कर रहे हैं बार बार, ये एक प्रकार का जिसको हम कहेंगे कि ये फ्यूडलिस्टिक जो है ना, फ्यूडलिस्टिक को क्या बोलते हैं, सामंतवादी जो है प्रक्रिया है। अभी जो खासकर हम लोग देखते हैं, जो प्रजातंत्र होने के बाद भी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया राजनीतिक दलों में जो दिखती है वो फ्यूडलिस्टिक है। फ्यूडलिस्टिक का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस काम करता है, उसका प्रभाव काम करता है, और ये जो प्रभाव होता है ये उसकी श्रेष्ठता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री होने का ये मतलब नहीं होता कि वो हर विषय का विशेषज्ञ होता है, ऐसा नहीं होता है। कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता है, या किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनता है, या किसी संस्था का वाइस चांसलर बनता है, तो वो ये मान लेता है कि उसको उसके जो अधीनस्थ लोग हैं, जो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है, वो सब उनसे उतने समझदार नहीं है जितने वो समझदार, ऐसा वो मान लेते हैं। उस स्थिति में सैकड़ों गलती होने की संभावना हो जाती है। तो ये प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। तो अब परिवार समूह सभा में जो निर्णय लेने में अब एक तो समान अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को बात रखने का अवसर होना चाहिए। दूसरी बात, हम जो बात रखते हैं वो सह अस्तित्व के अर्थ में होना चाहिए। तीसरी बात है कि वो सह अस्तित्व सूत्रों से तर्क सम्मत होना चाहिए। यदि इस विधि से रखा जाता है तो हम लोगों का अनुभव ऐसा कहता है कि सहमतियां बन जाती हैं, जिनको हम लोग सर्वसम्मति कहते हैं। जैसे मध्य दर्शन के दर्शनवाद शास्त्र संविधान को पढ़ने में हम लोगों की दर्शनवाद शास्त्र संविधान के प्रति, या दूसरे अर्थों में कहें ज्ञान विवेक विज्ञान के प्रति सर्वसम्मति बनती है।
तो ये जो सर्वसम्मति तक पहुंचने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है और जो नीति है, उसको सीखना जो है बहुत अनिवार्य होता है। इसका अभ्यास लगेगा, जिसको हम लोग विधानाभ्यास भी कहते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार का विधानाभ्यास है। तो परिवारों का इकट्ठा होना, यानी हम लोग परिवार रूपी गठन से संगठन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संगठन का मतलब है परिवारों की परस्परता में एकत्व का आना, परिवारों की परस्परता में एक कार्यक्रम का निश्चित होना, परिवारों की परस्परता में एक लक्ष्य निश्चित होना, परिवारों की परस्परता में सामरस्यता स्थापित होना, जिसको कह रहे हैं कि न्याय में सामरस्यता स्थापित होना, परिवारों की परस्परता में चरित्र को सुनिश्चित करना, है ना, परिवारों की परस्परता में व्यवहार का निश्चयन करना, और इसमें सभा विधि, और सभा विधि भी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि वाली है। तो जब हम किसी को अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं तो उस पे विश्वास होना जरूरी है। यदि मान लीजिए हमने सभा में, हमारे परिवार से कोई व्यक्ति परिवार समूह सभा में चला गया और इसके बाद परिवार समूह सभा ने कोई निर्णय लिया और वो निर्णय की सूचना 10 परिवार में 10 प्रतिनिधियों ने अपने अपने परिवारों में उसकी सूचना दी, और इसके बाद परिवार के सदस्य कहें हम तो नहीं मानेंगे, आप लोगों ने ले लिया निर्णय, हमसे तो सलाह मशवरा करी ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं मानेंगे। उस स्थिति में भी ये टूटन हो सकती है। इसलिए प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि वो अपने परिवार में किसी भी मुद्दे पे निर्णय लेने से पूर्व अपने परिवार में उस मुद्दे पर सहमति को प्राप्त कर ले। यदि वो सहमति प्राप्त नहीं होगी तो परिवार भी टूट सकता है, और दूसरा परिवार समूह सभा का जो आचरण है, जिसको हम लोग निश्चित आचरण कह रहे हैं, वो निश्चित आचरण जो है वो प्रकट ही नहीं होगा, एकत्व प्रकट नहीं होगा, एकात्मता नहीं आएगी, एक कार्यक्रमों में एक सूत्रता नहीं आएगी, है ना। यदि ये एक सूत्रता नहीं आती है, इसका मतलब विधि में गलती है, इसका मतलब जो नीति है उसमें गलती है। विधि और नीति में गलती होने से अखंड समाज, अखंडता में कमी आएगी, अखंडता नहीं होगी, और सार्वभौम व्यवस्था यानी व्यवस्था भी नहीं होगी। तो परिवार इकट्ठे हो रहे हैं, उनका जो मूल आशय है वो मूल आशय है अखंड समाज को प्रमाणित करना, अखंड समाज मानसिकता को प्रमाणित करना, है ना। परिवारों की परस्परता में सामाजिक नियमों को सुनिश्चित करना, परिवारों की परस्परता में एक लक्ष्य को पहचानना, कार्यक्रमों की एक सूत्रता को पहचानना, है ना, और परस्पर पूरक होना, है ना। जैसे परिवार समूह सभा परिवार के लिए, है ना, और परिवार जो है वो परिवार समूह सभा के लिए, परिवार समूह सभा ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा परिवार समूह सभा के लिए, है ना। तो ये परस्पर पूरक होना, और इसमें बुनियाद जो है वो समाधान समृद्धि संपन्न परिवार हैं। क्योंकि जब भी हम सामाजिक कार्यक्रमों को देखते हैं, जिनको हम लोग शिक्षा संस्कार कह रहे हैं, उसमें अर्थ नियोजन की आवश्यकता होगी, है ना, तन मन धन के नियोजन की आवश्यकता होगी। तो ये तन मन धन कहाँ से आएगा? जब परिवार समाधान समृद्धि संपन्न होंगे। यदि परिवार में समृद्धि नहीं है तो जो सामाजिक कार्यक्रम के रूप में जो भी व्यवस्थाएं उदय होंगी वो किसी के दान के पैसे से उदय होंगी। दान के पैसे से यदि उदय होंगी, उस स्थिति में पराश्रय, स्वाधीनता, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होगा, परावलंबन आएगा, स्वावलंबन का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए जो परिवारों की जो समृद्धि है, यानी अपने उपभोग से अधिक जो भी है उसको सदुपयोग विधि से, सदुपयोग विधि का मतलब मनमानी नहीं होता, सदुपयोग विधि का मतलब होता है कोई एक निश्चित विधि पूर्वक यदि उसका व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में नियोजन होता है, तभी स्वाधीनता, स्वतंत्रता और स्वत्व जो है उसका अनुभव आता है। नहीं तो स्वत्व का अनुभव नहीं आएगा। शिक्षा संस्था अगर किसी दूसरे के पैसे से बन गई, उस स्थिति में शिक्षा संस्था के प्रति जो है आपके मन में स्वत्व नहीं होगा। आप, हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारी संस्था, हमको लगेगा फलाने ने इसमें पैसा लगाया, उसका अधिकार ज्यादा है ना, इस रूप में होगा। तो मुझे लगता है कितना टाइम हो गया, 12:53 हो गया। कोई प्रश्न हो, 2-3 प्रश्नों को ले सकते हैं, इसके बाद इस पे कुछ और बात
मेरे मेरे मन में कुछ और बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर, तो वो बात जो है क्रमशः करेंगे। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी, आपने शिक्षा संस्कार को ही पहले क्यों रखा बाबा जी ने, मतलब दर्शन में बाबा जी ने सबसे पहले शिक्षा संस्कार को ही क्यों रखा 5 आयाम में, और दूसरे नंबर पर न्याय को ही क्यों रखा, और उत्पादन और विनिमय को, मतलब स्वास्थ्य को लास्ट में रखा, तो शिक्षा पहले नंबर पे और न्याय दूसरे नंबर पर क्यों रखा, उत्पादन को तीसरे पे क्यों रखा, इसके पीछे क्या लॉजिक था दर्शन का, ये मैं जानना चाह रही थी, पहला ठीक है। क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जब परिवार समूह परस्परता में साथ में रहते हैं, तो आपने कहा कि मानसिक, मतलब हम संबंध की पहचान स्वीकृति नहीं होगी, तो मतलब हम संबोधन में तो बोल देंगे भाई जी और बहन जी, तो मानसिकता में संबंध की स्वीकृति कैसे होगी, उसके लिए क्या उपाय योजनाएं हैं, वो भी आप बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन थे मेरे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका ये है कि शिक्षा संस्कार को सबसे पहले क्यों रखा। क्योंकि शिक्षा जी। संस्कार पूर्वक ही समझदारी सुनिश्चित होती है। तो समझदारी के बिना संबंध में जीना बनता ही नहीं है। तो इसलिए संबंध में जीने की मानसिकता को तैयार करने का काम जो है वो शिक्षा संस्कार करती है। इसीलिए शिक्षा संस्कार पूर्वक जो है संस्कृति, जिसको हम लोग संस्कृति कहते हैं, वो मूलतः शिक्षा संस्कार ही है। तो शिक्षा संस्कार के रूप में, समझदारी के रूप में जो है, हर परिवार को समझदार संपन्न बनाने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो शिक्षा संस्कार। क्योंकि यदि हम समझदार यानी समाधानित हुए बिना यदि हम व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, उस स्थिति में समस्या आ सकती है, यह समस्या आती ही है। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हम समृद्धि को पहला कर देते हैं और समाधान को दूसरे प्राथमिकता में रखते हैं, उस समय समस्याएं आती हैं, उस समय व्यवस्था में जीना संभव नहीं होता है। ऐसा स्पष्ट रूप से बाबा जी ने किन्हीं सूत्रों में कहा है। यदि आप कहेंगे तो वो संदर्भ में आपको निकाल के दे सकता हूँ, है ना। तो इसको यदि समझते हैं तो जो जीने का कार्यक्रम है उसमें पहले चरण पे मानसिकता होती है। यदि मानसिकता होती है तो आचरण बनता है। जैसे मान लीजिए कि हमको संगठित होना है, तो यदि संगठन की मानसिकता नहीं है तो संगठित होके आचरण नहीं आएगा। तो इसलिए पहले मानसिकता, फिर आचरण और फिर व्यवस्था, ये 3 स्टेप हैं। कोई भी मतलब जिसको हम लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था के अर्थ में अग्रिम जो आचरण है उसकी शुरुआत जो है पहले मानसिकता से होती है, और मानसिकता का जो निर्माण है वो शिक्षा संस्कार विधि से ही होता है। तो यदि शिक्षा संस्कार कमजोर है, यदि शिक्षा संस्थाएं भ्रमित हैं, उस स्थिति में मानसिकताओं का भ्रमित होना भी अनिवार्य है। मानसिकताएं भ्रमित है तो आचरण भ्रमित रहेगा। और यदि शिक्षा संस्कार पूर्वक हम भ्रम से मुक्त हो गए, है ना, उस स्थिति में मानसिकता हमारी स्थिर हो जाएगी। मानसिकता स्थिर होगी तो आचरण स्थिर होगा, आचरण स्थिर होगा तो व्यवस्था स्थिर होगी। तो इसका यही सीक्वेंस है, जो क्रम है वो यही है। ठीक है। बहुत बढ़िया, दूसरा प्रश्न बहुत आपका क्या है? बहुत जबरदस्त आंसर दिया जी। दूसरा प्रश्न आपका दूसरा ये था कि कि, हाँ, आपने रिपीट करूं? आपने ये कहा कि न्याय सुरक्षा को दूसरा क्यों रखा। तो पहले जी। समझदारी होगी, उसके बाद ही व्यवहार होगा। समझदारी से पहले व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए न्याय सुरक्षा उसके बाद है। पहले शिक्षा संस्कार है, शिक्षा संस्कार पूर्वक समझदारी होगी, समझदारी पूर्वक न्याय निर्वाह की निरंतरता होगी, जिसको हम लोग न्याय सुरक्षा भी कह रहे हैं ना। यदि ये दोनों चीजें हैं तभी उत्पादन में भागीदारी होगी, नहीं तो उत्पादन में, या जिसको हम लोग कह रहे हैं समाज व्यवस्था में, भागीदारी करेगा ही नहीं आदमी यदि वो न्याय की मानसिकता नहीं। तो इसलिए उत्पादन और विनिमय जो है ना उसको बाद में रखा है। और ये चारों व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने से स्वास्थ्य संयम होता है। स्वास्थ्य का मतलब है मन स्वस्थता, मन स्वस्थता ही जो है जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो समझदारी जो है मन स्वस्थता का पहला आयाम है, न्याय सुरक्षा जो है मन स्वस्थता का दूसरा आयाम है, और तीसरा जो आयाम है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि निपुणता कुशलता पूर्वक समृद्धि को सुनिश्चित कर लेना,
ये तीसरा, ये 3 चीजें होने से मन स्वस्थता हो जाती है। इसीलिए स्वास्थ्य संयम को जो है सबसे लास्ट में रखा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत जबरदस्त आपने आंसर दिया और बहुत सटीकता से, स्पष्टता से। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जब परिवार समूह साथ में रहेंगे तो आपने कहा कि विचारों में भले ही हम संबोधन में भाई जी बहन जी बोल देंगे, पर मानसिकता में मनसा वाचा कर्मणा हो ही सकता है। तो वो ना हो, उसके लिए क्या उपाय योजना होगी? नहीं, उसके लिए उपाय योजना यही है, शुरुआत तो संबोधन से ही होगी। यदि लोग कोई संबोधन नहीं करते हैं, इसका मतलब है उनकी स्वीकृति नहीं है ना? संबोधन पूर्वक जो है, जो ये जिसको हम कहते हैं कि मन स्वस्थता होती है, तो संबोधन बहुत अनिवार्य है। संबोधन में स्पष्टता होना, है ना? तो संबोधन ही आगे जाके व्यवहार नियंत्रण का आधार बनता है। तो संबोधन पूर्वक जो है मानसिकता बनती जाती है। खासकर ये छोटे बच्चों से आसानी से शुरू होता है ना? बड़ों में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बड़े लोग भी यदि अपने संस्कार को बदलना चाहते हैं तो उस स्थिति में पहले उनको अपने संबोधन पे ध्यान देना होगा। तो जब हम किसी को ये बोलते हैं ना कि मैडम बोलते हैं या उनका पहला नाम लेते हैं, है ना, तो और हम उनके साथ भाई नहीं लगाते हैं, बहन नहीं लगाते हैं, माताजी नहीं बोलते हैं, पिताजी नहीं बोलते हैं ना, या भाई, जो भी हमने जो संबंध उसके साथ पहचाना है, यदि हम उस संबोधन में सम्मान सूचक और संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, उस स्थिति का मतलब होता है कि हमारी मानसिकता में डाउट है। वो मानसिकता में डाउट को प्रकट करता है। और उसके बाद वो जैसे ही संबोधन पूर्वक जो है मानसिकता सेट हो जाती है, इसके बाद व्यवहार का अनुसरण होता है ना? अनुसरण होता है, आज्ञा पालन भी होता है, उसी के साथ अपेक्षाएं भी निश्चित हो जाती है, इसलिए व्यवहार निश्चित हो जाता है। जैसे ही हम संबंध को पहचानते हैं, तो संबोधन संबंध नहीं है, इस बात को हमको स्पष्ट रखना है ना? तो संबोधन कम से कम मानसिकता को स्थिर करता है। और इसके बाद संबोधन पूर्वक जब हम संबंध की निरंतरता में व्यवहार करने लगते हैं, तभी संबंध की स्वीकृति होती। संबंध की स्वीकृति संबोधन से नहीं होती, संबोधन उसका बीज है। यदि संबोधन है तो संबंध की स्वीकृति होगी, और संबंध की स्वीकृति होती तो संबंध का निर्वाह होगा, है ना? संबंध का निर्वाह होगा तो आगे जाके व्यवस्था में भागीदारी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी, है ना? तो इसलिए संबोधन पहली कड़ी है। दूसरी कड़ी है संबोधन में संबोधन के साथ जो संबंध की अपेक्षाएं हैं उनको पहचानना। तीसरी कड़ी है कि उन अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करना, है ना? चौथा जो स्टेप है कि जो भी जागृति संबंधी जो सूचना है उसका अनुसरण करना, है ना? जो बाबा जी ने, है ना, संबंध के बारे में जो बोला है, जो सूचना हमारे पास है, उसका अनुसरण करना। इस रूप में व्यवहार सुनिश्चित होता है। व्यवहार सुनिश्चित होने से व्यवस्था में भागीदारी जो है वो बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत जबरदस्त। आज इतने बहुत अच्छे ढंग से, सटीकता से, स्पष्टता से दीदी जी ने भी सातों संबंध और पूरे मूल्यों, स्थापित और शिष्ट मूल्यों की बात कही, और आपने भी कैसे परिवार से जो हम संगठन की ओर आगे गतित हो रहे हैं एक लक्ष्य को लेकर, तो उनमें कौन कौन सी सूक्ष्मताओं पे हमको फोकस करना है, बहुत ही सटीकता से आपने ध्यानाकर्षण कराया। तो मैं सोच रही कि फीडबैक थोड़ा सा ले लिया जाए बाकी भाई जी बहन जियों का भी, और फिर आगे अपन पुनः एक बार जरूर में वो करेंगे, ऐसा मुझे भी लग रहा है। ठीक है। तो चलते हैं फीडबैक की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, सुरेंद्र भाई जी भी और सुनीता दीदी जी भी, बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति रही आप दोनों की। पूरा उत्सव पारा परिवार हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है आपको हम लोग इतने भी अच्छे मार्गदर्शन के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको अवसर दिया अपनी बात रखने का। तो हम दोनों की तरफ से जो है आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, बहुत आभार। ये तो हमारे लिए सौभाग्य है भैया कि आप लोगों ने इतना अमूल्य समय निकाला। अभी 2-2 सेशन आपको लेना है,
अभी 1:30 बजे से एक लेना है, फिर 3:30 से दूसरा सेशन लेना है, उसके बावजूद भी आप समय दिए। तो चलते हैं फीडबैक की ओर, थोड़ा बंधु भगिनियों को भी सुनते हैं कि उनका आज का कैसा रहा। तो फीडबैक के लिए स्वयं स्फूर्त हमारे भाई जी बहन जी प्रस्तुत होंगे। हाँ दीदी, मैं अंगद प्रसाद कैवर्त गौरेला पिंडा मरवाही से बोल रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। उत्सव पारा साथी परिवार के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ और पाठक दीदी माने सुनीता दीदी और पाठक भैया के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। अभी पाठक भैया का ये बात कि संबोधन से ही संबंध की स्वीकृति है, बहुत ज्यादा क्लिक किया। सन 2019 में जब मैं अध्ययन शिविर में था छोटी में, तब पाठक भैया के साथ मेरी चर्चा हुई थी। आंध्र प्रदेश के सम्मेलन में भी भैया से चर्चा हुई थी, तो वो चर्चा पुनः ताजा हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सुनीता दीदी परिवार में निहित संबंधों की चर्चा की और संबंध में जो निहित मूल्य है उनकी चर्चा की, उससे पुनः तरोताजा हो गया और पुनर्बलन मिला मुझे। मैं दीदी के प्रति, सुनीता दीदी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, पाठक भैया के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ और उत्सव पारा साथी परिवार के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार पाठक भैया दीदी हमसे जुड़ते रहें और अपनी विचारों को हमारे बीच में रखते रहें। धन्यवाद। जरूर रखेंगे भैया जी। और उत्सव पारा के लिए कृतज्ञता की बात नहीं, आप है तो हम है, सब साथ साथ है, यही अस्तित्व है। ऐसे परस्पर पूरकता उपयोगिता के साथ हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे, ऐसा विश्वास बन रहा है धीरे धीरे हम सबका, है ना। तो अगले फीडबैक के लिए। हेलो। हाँ जी, तो आवाज आ रही दीदी? हाँ दीदी जी। हाँ, नमस्ते सबको, सभी को नमस्ते। मैं हेमलता। कहाँ से बोल रहे हैं अपना? हाँ, मैं हेमलता सूरजपुर से बोल रही हूँ दीदी। और सुनीता दीदी और पाठक भैया ने बहुत बढ़िया से ही बताए हैं आज, उसमें थोड़ा मेरा ध्यान गई, थोड़ा सा उसको मैं बता रही हूँ। मध्य दर्शन के तहत परिवार में हम जीते हैं, तो परिवार में संवाद होना, एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए होना जरूरी है। और स्वपात्रता के आधार से जीने पर हम सुखी हो पाती हैं। परिवार, कोई भी मतलब मनुष्य है, उसके लिए परिवार एक बड़ी भागीदारी है। और सुनने सुनाने आने वाले संतानों को प्रमाणित करने के लिए हमें समझ आवश्यक है और श्रम शरीर के लिए आवश्यक है। और मूल्य चरित्र नैतिकता ही मानवीयतापूर्ण आचरण है और मूल्यों में जीने का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जाता है जी। और शिष्ट मूल्य को भी दीदी ने बहुत बढ़िया से बताया है। और संबंध में सात प्रकार संबंध हैं, उसमें सभी संबंध आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी में मतलब माता पिता का संबंध जो है पोषण संरक्षण के लिए है, और पुत्र पुत्री का संबंध है अभ्युदय के लिए, मतलब माता पिता से शिक्षा लेने के लिए। और भाई बहन का संबंध जो है सहयोगी रूप में एक दूसरे का सहयोगी कर पाना। और मित्र का संबंध जो है परस्पर पूरकता के रूप में। और गुरु शिष्य का संबंध जो है। बस दीदी। बहुत बढ़िया दीदी जी, इससे ये समझ में आ रहा है कि आपने दीदी जी और भाई जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना है और एक एक पॉइंट आपने नोट किए। ये एक कहेंगे कि जो अच्छे स्टूडेंट की निशानी है ये। तो आप बहुत अच्छी अभिभावक तो है ही, अध्यापिका जी भी बनेगी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट फीडबैक के लिए चलते हैं। और हमारे हाँ जी हेलो, सभी को नमस्ते। मैं गीतेश्वरी बेमेतरा से हूँ, प्रणाम। मेरी मम्मी जी, जो चर्चा हुई है परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लिए है, उसमें सभी बातें बहुत गहरी है।
और परिवार में जैसे समझदारी से जीते हैं तो समझदार होने पर परिवार में नाराजगी का भाव नहीं रहता है। जो जो कम समझदार है उसको ये समझदार होने के क्रम में, समझाने के क्रम में अगर समझाएंगे उसको तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा। ऐसा सोच के चलते हैं तब ये परिवार मूलक व्यवस्था टिकेगा, चलेगा, ऐसे लग रहा है। और बच्चे के प्रति जैसे हम श्रम करेंगे तो बच्चे भी श्रम करेंगे, श्रम का सम्मान करेंगे, ये बात समझ में आई कि और बच्चे में विश्वास के प्रति जो बताई है सुनीता दीदी जी की, बच्चों में विश्वास को बताने के लिए कि बच्चे अगर विश्वास कराना है तो विश्वास के लायक कार्य करने के लिए जो बताई है वो बहुत अच्छा लगा। और माता पिता संबंध में, परिवार में संबंध के क्रम में पोषण क्रिया के संबंध में माता प्रधान होती है और संरक्षण क्रिया के संबंध में पिता प्रधान होते हैं। और गुरु शिष्य में शिक्षण क्रिया प्रधानता में गुरु शिष्य होते हैं। और संरक्षण भाई बहन क्रिया में सहयोग क्रिया होती है, भाई बहन में भागीदारी की होती है। और जो स्थापित मूल्यों की भी बात की गई है, जो सारे अभी टाइम कम है तो उसको नहीं बताई, लेकिन जो अनुभव बोले हैं ना कि हाँ, संबंध सूचक संबोधन करने से हमारे में स्पष्टता बनती है, तो संबंधन की मानसिकता हमारे में बनती है तो संबंध का निर्वाह होता है। ये बात समझ में आई है। बहुत सारे पॉइंट थे बड़ी मम्मी जी, लेकिन समझ में आ गए सब चीज और समझने की जरूरत है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा जी। हेलो बहुत बढ़िया बेटा दीदी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ, सभी को नमस्ते दीदी। ये दो बातें मुझे बहुत अपील की है कि संबोधन जो है संबंध नहीं है। कहाँ से बोल रहे? अपना नाम और वो बताइए। हाँ, मैं मुंगेली से अमिता दीदी जी। तो बताइए। हाँ दीदी, संबंध जो है संबोधन जो है संबंध नहीं है, ये बात मुझे बहुत अपील की है, उसको मैं इसमें जोड़ के देख पा रही हूँ। क्योंकि अभी परंपरा में भी जो शिशु सरस्वती मंदिर है वहाँ भाई दीदी भैया बोलते हैं, लेकिन वो संबंध अपने को भाव रूप में दिखता नहीं है, व्यवहार कुछ भी रहता है वो। और आप जो ये पूछे कि शिक्षा संस्कार ही पहले क्यों, तो ये पांचों आयाम को मैं आपस में इंटरकनेक्ट कर पाई हूँ। ये दोनों चीजें मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। धन्यवाद। खूब बढ़िया दीदी जी, बहुत बढ़िया। हेलो दीदी नमस्ते, मैं रीना बोल रही हूँ। नमस्ते जी। हाँ, जिस रूप में अभी हम उत्सव पारा में जिस तरीके से परिवार समूह के रूप में हम आगे बढ़ने का अभी प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें जैसे सुनीता दीदी ने परिवार व्यवस्था की बात रखी, परिवारों में मूल्यों की बात रखी, तो ये भी हमको परिवारों में बहुत बारीकी से ध्यान देने के मुद्दे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ सुरेंद्र भैया ने जो बात रखी कि परिवार समूह के साथ हम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी बारीकियों को ध्यान में रखना है और उसको लेकर के आगे चलना है। अन्यथा की जो स्थितियां बनती हैं उस पर भी भैया जी ने ध्यान आकर्षण कराया। तो मुझको लगता है कि उत्सव पारा में जब हम साथ चल रहे हैं तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिस पर भैया जी ने हमारा ध्यान आकर्षण कराया है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है दीदी मुझको। तो सुरेंद्र भैया जी को और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, और मुझको ये लगता है कि हमको समय समय पर इस तरीके से मार्गदर्शन और सहयोग की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, तो वैसी सहयोग और मार्गदर्शन की अपेक्षा भी हमारी भैया जी और दीदी से है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हाँ, भैया जी ने जब मैं पहली बार संपर्क की थी भैया जी से फोन से और दीदी से, तो दोनों ने आश्वासन दिया है पूरा कि जब जिस रूप में आपको सहयोग की अपेक्षित है हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो उनका पूरा सहयोग हमेशा रहेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़े आश्वासन और सौभाग्य की बात है कि हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में हमेशा बने रहेंगे भाई जी भी और दीदी जी भी। तो पुनः आप सभी को, आदरणीय सुरेंद्र भाई जी को, सुनीता दीदी जी को और आज जो बंधु भगिनी जुड़े हैं सबको, और हमारे
सारे उत्सव पारा के और पूरे शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ बाहर से जुड़े सभी बंधुओं को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता। हम दोनों की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत आभार, हमें जो ये अवसर दिया अपनी समझदारी को शेयर करने का। धन्यवाद तो सभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।